नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो उसे माइंड मैप के जरिए पढ़ने वाले हैं और साथ में फिगर होगा। साथ में बहुत ही अच्छे-अच्छे जो है इसमें नोट्स के तरीके से पढ़ाएँगे आप लोगों को। जिसमें आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या अन्य कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, तो उसमें आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद आपको इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही जो है अच्छे तरीके से याद होते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की, जिसमें पहला जो आता है टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एज। जिस काल का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिसमें कोई जो लिखित साक्ष्य जो नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। बात करें इस काल का ज्ञान हमें पुरातात्विक साक्ष्यों, उपकरण, सिक्कों, बर्तनों, अस्थि, गुफा चित्र आदि से प्राप्त होता है। यानी इसका जो साक्ष्य हमें कैसे मिलता है, इन सभी चीज़ों से मिलता है। बात करें यह काल जो है मानव के उद्भव से लेकर के लिखित इतिहास के आरंभ तक का होता है। अगर बात करें प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन कैसे कैसे है, तो इसे प्रारंभिक पाषाण युग में, उसके बाद नव पाषाण युग में, उसके बाद ताम्र पाषाण युग में, उसका लास्ट जो है लौह युग में बांटा गया है। इसके मुख्य विशेषताएं की बात करें तो मानव का विकास और औजारों का निर्माण हुआ था, आग की खोज हुआ था, शिकार, संग्रह व मछली पकड़ना इसमें मुख्य जो स्रोत था, गुफाओं में निवास इसका था। धीरे धीरे कृषि, पशुपालन व बसावट का विकास होने लगा। परीक्षा तथ्य की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल को रिटेन हिस्ट्री नहीं है। इतिहास जानने का मुख्य स्रोत पुरातात्विक अवशेष से हुआ है। बात करें महत्वपूर्ण स्थल में तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगातार आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, आदमघाट मध्य प्रदेश में है, बैलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, बागोर ये राजस्थान में है और हुंगनगिरी ये कर्नाटक में है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। टेस्टबुक के द्वारा ऑफर चल रहा है मिशन ऑफिसर से आपको कूपन कोड 7 लगाना है, जिससे आपको 12% का मैक्स का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस ये सभी मॉक टेस्ट प्रीव्यू सारा मिल जाएगा। कूपन कोड इन वैल्यू बताया तो न्यू नंबर से लॉगिन करिए, फिर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पाषाण युग यानी स्टोन एज की। तो इस युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करते थे, इसलिए इसे पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग को भी 3 भाग में बांटा गया है, प्रारंभिक पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रारंभिक पाषाण युग को पैलियोथिक एज, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक एज और उत्तर पाषाण को नियोलिथिक एज कहा जाता है। सभी को अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक पाषाण युग की बात करें, इसका काल लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के औजार, शिकार एवं संग्रह पर निर्भर था और गुफाओं में इनका निवास स्थान था। इसके अलावा प्रमुख स्थल में बात करें तो सोहन घाटी, भीमबेटका और हुंगासी ये सभी जो है इनका प्रमुख स्थल है। बात करें मध्य पाषाण युग की, इसका काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें छोटे पत्थर के औजार यानी माइक्रोलिथ के थे, इसीलिए जो है इसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इसमें मछली पकड़ना, शिकार करना एवं संग्रह हो जाएगा। अर्ध अस्थायी जीवन था, यानी इनका जीवांश जो है अस्थायी जीवन हो जाएगा। प्रमुख स्थल की बात करें तो भीमबेटका, नागौर, लांगहनाज जो गुजरात में है। यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे औजार थे और इसमें जो पाषाण युग में बड़े बड़े पत्थर के औजार थे। उसके बाद उत्तर पाषाण युग की बात करें, इसका काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। इसे पॉलिश्ड पत्थर के औजार में रूप में गिना जाता है। इसमें कृषि और पशुपालन की शुरुआत किया गया था। अस्थायी घरों का निर्माण भी इसी में हुआ था। प्रमुख स्थल की बात करते हैं मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है और चिरांद बिहार में है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो औजार उनका पॉलिश्ड पत्थर का और छोटे छोटे आकार के रूप में है। परीक्षा तथ्य की बात करें तो पाषाण युग का अर्थ पत्थरों के औजार का युग था। सबसे पूरा पाषाण युग प्रारंभिक पाषाण युग है। प्रारंभिक से उत्तर क्रम में मध्य पाषाण युग हो जाएगा। कृषि की शुरुआत जो है उत्तर पाषाण युग में हुआ था। याद रखने वाली बात की बात करें तो प्रारंभिक में बड़े औजार थे, मध्य में छोटे औजार थे और उत्तर में व्यवस्थित औजार यानी कृषि की शुरुआत किया गया था।
अब बात करते हैं ताम्रपाषाण एवं लौह युग की। तो ताम्रपाषाण युग की बात करें जिसे कॉपर स्टोन एज कहा जाता है। इसका काल 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। इसमें तांबे एवं पत्थर दोनों का उपयोग किया जाता था। इसमें कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, व्यापार और विकास था। यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन जिसे मृद भांड कहा जाता है और छोटे छोटे औजार थे जो तांबे से बनाए जाते थे, साथ में छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे। प्रमुख स्थल की बात करें तो आहार राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश में, जारबू संस्कृति महाराष्ट्र से और चांदोली जो है यूपी से प्राप्त हुई। ये सभी तांबे के ताम्रपाषाण युग के स्थल हैं। अब बात करते हैं लौह युग यानी आयरन एज की। तो इसका काल 1200 ईसा पूर्व से आगे तक था। लौह औजारों का व्यापक उपयोग इसमें हुआ था। कृषि का विस्तार हुआ था और नगरों का विकास हुआ था। व्यापार और राज्य व्यवस्थाओं का विकास किया गया था। महाजनपदों का उदय इसी काल से शुरू हो गया था। प्रमुख स्थल में बात करें तो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश में, सॉरी अवंजी खेरा या अतरंजी खेरा पता नहीं, उत्तर प्रदेश में अवंजी खेरा शायद, पेनुकोंडा प्लस नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश से है। ताम्रपाषाण एवं लौह युग की विशेषता की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन का इसमें विकास हुआ था। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी शुरू हुआ था। तांबा, कांसा, सोना, चांदी का उपयोग हुआ था और बुनाई में मछली पकड़ना और शिकार था। अस्थायी वस्तुओं के इसमें विकास किया गया था। व्यापार और विनिमय प्रणाली की शुरुआत और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की शुरुआत हो गया था। परीक्षा तत्व में बात करें तो ताम्रपाषाण युग में तांबा प्लस पत्थर के उपयोग होता था। लौह युग का आरंभ लगभग 1200 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस काल में महाजनपदों का उदय हुआ था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय की। तो देखिए जितने भी मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ ये थ्योरी के टाइप के समझ सकते हैं, जिसे आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। और इसके जस्ट बाद आपको मैं लगभग बात करें तो 500 से 1000 तक एकदम इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होते हैं प्रागैतिहासिक काल के यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के, वो सभी आपको जिसे एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के करा देंगे, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। पहले नोट्स के तरीके से पढ़िए जिससे आपको ज़्यादा दिमाग में याद रहेगा, और जब ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो आपको और वो सभी दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। पहले ये कम से कम ये पढ़ लीजिए, इससे आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय की। तो यह विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का है। इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा से किए थे। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किए थे और आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। इसे हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु मोहर जो इस प्रकार था, जो था यहाँ पर देख सकते हैं, यानी एक सींग वाला इसे बैल के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर ये यहाँ पर मोहर देख लीजिए। प्रमुख स्थल की बात करें तो हड़प्पा ये पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र का है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, धोलावीरा कच्छ गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में जहाँ पर जो है डॉकयार्ड मिला था यानी कि बंदरगाह। उसके बाद बात करें राखी गढ़ी हरियाणा में और बनवाली भी हरियाणा में, ये प्रमुख स्थल हो जाएगा। इसके अलावा बात करें मुख्य विशेषताएं में तो नियोजित नगर, पकी हुई ईंटों का प्रयोग इसमें किया गया था, उन्नत जल निकासी प्रणाली था, कृषि एवं पशुपालन का इसमें स्रोत मिलता है, व्यापार एवं शिल्पता का विकास, और लिपि जो है अब तक अपठित है यानी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। परीक्षा तथ्य की बात करें तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल के कुछ भागों तक फैला था। वर्तमान हरियाणा का राखी गढ़ी स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी फिगर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो नगरों की विशेषता की बात करें तो नगर नियोजित थे यानी प्लान्ड सिटी थे। सीधी एवं चौड़ी सड़कों का इसमें निर्माण हुआ था। पके हुए ईंटों से बने मकान थे। घरों में कुएं में स्नानागार थे। अनाज भंडारण के बड़े गोदाम थे। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था था। दुर्ग एवं निचला नगर था, जैसे ये ऊपरा नगर हो जाएगा दुर्ग भाग ऊपर वाला, और ये निचला नगर का व्यावसायिक भाग था। उसके अलावा प्रमुख भवन में बात करें तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में, अनाज का भंडार है ये हड़प्पा से। इसके अलावा स्तूप सदृश टीले थे और अग्निकुंड जो है कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ पर महान स्नानागार यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
अर्थव्यवस्था में बात करें तो कृषि के जो गेहूँ, जौ, चना, तिलहन और कपास की खेती होता था। पशुपालन की बात करें तो बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालते थे। शिल्प की बात करें तो मनके, मुहर, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन का ये लोग व्यापार करते थे। व्यापार में बात करें तो आंतरिक व्यापार था, जिसे मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। लिपि में लेखन की बात करें तो लिपि अब तक अज्ञात है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोहरों, ताम्र फल, मिट्टी के बर्तन पर लिखावट मिला है। यहाँ पर ये लिखावट देख सकते हैं। कला एवं संस्कृति की बात करें तो मृद भांड की कांस्य प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी जो राजा की मूर्ति मिला है। बैल, भैंस एक सींग वाले बैल की मुहर भी मिला है। सुंदर मनके व आभूषण प्राप्त हुए हैं। परीक्षा तथ्य की बात करें तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन था। सबसे बड़ी हड़प्पा साइट राखीगढ़ी हरियाणा का है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। और सबसे बड़ी हड़प्पा साइट जो है राखीगढ़ी हरियाणा है। और सिंधु सभ्यता की लिपि अविकता है, यानी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब चलिए वैदिक काल एवं ऋग वैदिक काल के सभी हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। इसका कालावधि की बात करें तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ऋग वैदिक आर्य की बात करें तो ये मुख्यतः सप्त सिंधु क्षेत्र से थे, यानी पंजाब में रहते थे। इनकी भाषा संस्कृत था और ये प्रकृति पूजा करते थे। इनका प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। इसकी ऋग वैदिक समाज की विशेषता की बात करें तो जनसंख्या कम था। लोग पशुपालक एवं कृषि कार्य भी करते थे। जनजातीय व्यवस्था था। कुल, वैश्य, जन और राष्ट्र की व्यवस्था था। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं था और पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त थे। ऋग वैदिक काल के प्रमुख बातें की बात करें तो इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सोम प्रमुख देवता थे। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। गाय को संपत्ति का मापक माना जाता था। शिक्षा की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं था। लिपि का ज्ञान इसमें नहीं था। ऋग्वेद की बात करें इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के रचयिता महर्षि जो है विभिन्न ऋषि हो जाएगा। यहाँ पर प्रमुख ऋषि की बात करें तो विश्वामित्र, वशिष्ठ, अग्नि, भारद्वाज, जगदम्ब ये सभी जो है ऋग्वेद के रचयिता हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल की बात करें ये जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। इसमें बात करें तो प्रमुख ग्रंथ में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रुत सूत्र और गृहस्थ सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल की विशेषता की बात करें तो कृषि, पशुपालन, कौशल, विदेह आदि जनपदों का उदय हुआ था। कृषि का विकास हुआ था। लोहा का उपयोग शुरू हो गया था। वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ था। राजतंत्र की स्थापना हुआ। यज्ञों का महत्व बढ़ा और शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हुआ और नारी की स्थिति में गिरावट आने लगा। परीक्षा तथ्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद ईसा, ईश, केन, कठ ये सभी है। प्रश्न, मुंडक आदि हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की बात करें हरियाणा में है। विदेह जनपद की राजधानी मिथिला था। और वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्ण था, ब्राह्मण, पुजारी, शिक्षक, क्षत्रिय, शासक, योद्धा, वैश्य, व्यापारी, कृषक और पशुपालक को कहा जाता था और शूद्र जो है सेवक वर्ग को कहा जाता था। अब चलिए महाजनपद एवं मगध काल का उदय देख लेते हैं। तो सबसे पहले 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, काशी, कोशल, वस्त, अवंती, मल्ल, चेदी, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, गंधार, कंबोज, अवंती हो जाएगा। इसके अलावा मगध के उदय के कारण की बात करें तो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र था। लौह की प्रचुरता था। हाथियों की अधिकता था। सोन, गंगा, चंपा नदियों का प्रवाह था। व्यापार के लिए अनुकूल स्थिति था और शक्तिशाली शासकों का इसमें शासन था। परीक्षा तथ्य की बात करें तो 16 महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व के आसपास थे। सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। लिच्छवी जो है वज्जी संघ के प्रमुख गणों में से एक था। मगध साम्राज्य की नींव जो है बृहद्रथ वंश यानी हर्यक वंश ने रखा था।
अब चलिए जैन धर्म के देख लेते हैं। जैन धर्म की बात करें तो इसका परिचय जो है, जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। जैन शब्द जीन से बना है, अर्थात विजेता, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को जैन कहा जाता है। संस्थापक की बात करें, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऐतिहासिक संस्थापक एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। मुख्य सिद्धांत की बात करें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। कर्म सिद्धांत की बात करें तो पुनर्जन्म, मोक्ष, अनेकांतवाद और सह्यादवाद हो जाएगा। परीक्षा तथ्य की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुआ था। जैन धर्म का प्रतीक जो है स्वास्तिक हो जाएगा, जो हमने आपको ऊपर में दिखाया, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये स्वास्तिक हो जाएगा। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। यह धर्म करुणा, मध्यम मार्ग और अहिंसा पर आधारित है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो है 528 ईसा पूर्व बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश वो सारनाथ में दिए थे और महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। इनके जो है 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि ही है। मुख्य बात में बात करें तो बुद्ध के उपदेश धम्म है। बौद्ध धर्म के लक्ष्य निर्वाण। संघ की स्थापना 5 भिक्षुओं ने प्रथम शिष्य हो जाएगा। परीक्षा तथ्य की बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बुद्ध का मुख्य उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के अनुयायी भिक्षु एवं उपासक हैं। अब चलिए नंद वंश के परिचय देख लेते हैं। इसके संस्थापक महापद्म नंद है। काल लगभग 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक है। राजधानी पाटलिपुत्र है। अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश के शासक मूलतः शूद्र थे। महापद्म नंद में इसे एक राट कहा गया है। इसने उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। इसकी 20,000 गांवों से राजस्व प्राप्त किया है। नंद वंश की विशेषता की बात करें तो विशाल अस्थायी सेना, यानी 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार और 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। अपार धन संपत्ति का संग्रह था। कर व्यवस्था कठोर था। प्रजा में असंतोष था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया था। परीक्षा तथ्य की बात करें तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। नंद वंश का काल 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक था। राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश का अंत जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। याद रखिए, महापद्म नंद को आधार रटक तथा एक राट कहा गया है। नंदों के पास अपार धन संपत्ति था। लोकप्रियता के अभाव में नंद वंश का पतन हुआ। अब चलिए मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। काल 322 से 185 ईसा पूर्व हो जाएगा। राजधानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से हुआ है। मौर्य वंश के शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक। सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक। दशरथ जो है 235 से 224। संप्रीति, शालीशुक, दैववर्मन और अंतिम जो है वृद्धरथ था, जिसका कार्यकाल 195 से 185 ईसा पूर्व तक था। मौर्य साम्राज्य की विशेषता की बात करें तो एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था था। उन्नत अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ गुप्तचर तंत्र, सुसंगठित सेना और धर्म एवं कला का संरक्षण था। प्रशासनिक व्यवस्था में बात करें तो राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलता था। प्रांतों में कुमार या आर्य पुत्र को शासक नियुक्त किया जाता था। जिला में स्थानीय स्तर पर धर्म में शामिल नियुक्त होते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन का महत्वपूर्ण स्रोत है। परीक्षा तथ्य की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक ग्रंथ नीति अर्थशास्त्र
राजकीय ग्रंथ और जिसे कौटिल्य ने लिखा है। परीक्षा तथ्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति 322 ईसा पूर्व सेलुकस चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भारत भेजा था और राजकीय ग्रंथ अर्थशास्त्र है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। तो अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था। काल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। प्रारंभ में अशोक को चंडशोक कहते थे। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह धर्माशोक कहलाया। अशोक की उपलब्धि की बात करें तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। स्तंभ लेख और शिलालेख खुदवाए। पशु हत्या पर रोक, चिकित्सालय व्यवस्था, कुएं, वृक्षारोपण आदि के कार्य किए। अशोक के शिलालेख की बात करें तो प्रमुख स्थान गिरनार, सांची, सारनाथ, धौली, जौनपुर, मेरठ, रूपनाथ, कालसी, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा आदि हैं। 14 प्रमुख शिलालेख और 7 स्तंभ लेख हैं। परीक्षा तथ्य की बात करें तो अशोक का उपनाम धर्माशोक धर्म विजय का सिद्धांत दिया था। तृतीय बौद्ध संघ थी पाटलिपुत्र जो अशोक के काल में हुआ था। अशोक के धाम महामात्र प्रजा के कल्याण हेतु नियुक्त अधिकारी होते थे और अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन वंश की बात करें तो ये लगभग 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। संस्थापक सिमुक था। प्रमुख शासक की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। प्रमुख शासक में गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी था। राजधानी प्रसिद्ध स्थान यानी पैठण था। इनका राज्य दक्षिण भारत में था। इन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को बढ़ावा दिया। नासिक गुफाओं का निर्माण सातवाहनों के काल में हुआ था। परीक्षा तथ्य की बात करें शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कन्नम वंश की स्थापना वासुदेव कन्नम ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। शुंगों ने वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया था और सातवाहनों ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। शिलालेखों राज्यों की स्थापना भी किया। अब चलिए मौर्योत्तर काल के सभी फैक्ट देखते हैं। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। तो परिचय की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पतन 185 ईसा पूर्व के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इस काल में शुंग, कन्नव, सातवाहन, इंडो यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण आदि प्रमुख शासक आए थे। इसकी विशेषता की बात करें तो राजनीतिक विखंडन का युग हुआ था। विदेशी आक्रमणों की वृद्धि हुआ था। कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ था। साथ में व्यापार का विस्तार हुआ था। प्रमुख राजवंश की बात करें तो शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश, इंडो यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण वंश थे। परीक्षा तथ्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्योत्तर काल की स्थापना 185 से लेकर के 320 तक चला था। इस काल को राजनीतिक विखंडन का युग कहा जाता है। इस काल में भारतीय संस्कृति में क्षेत्रीय तत्वों का विकास हुआ था। याद रखने वाले बात में बात करें मौर्योत्तर काल में भारतीय इतिहास में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था। इस काल में भारतीय संस्कृति और वाणिज्य का विकास हुआ था। शुंग, कन्नव और सातवाहन की बात करें तो शुंग वंश का कार्यकाल 185 से 73 ईसा पूर्व तक था। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अंतिम शासक देवभूति थे। राजधानी पाटलिपुत्र था। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया गया था और मौर्य साम्राज्य का विरोध जो है विस्तार हुआ था। इन्हीं के काल में कन्नव वंश की बात करें तो 73 से 28 ईसा पूर्व तक था। इसका संस्थापक वासुदेव कन्नव था। अंतिम शासक सुशर्मा था। राजधानी पाटलिपुत्र था और इन्होंने अवंतिका तक शासन किया था। सातवाहन वंश की बात करें तो ये 1वीं शताब्दी से 2वीं शताब्दी तक चला था। संस्थापक सिमुक था। प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी है। राजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठण था। इनका राज्य दक्षिण भारत में था। इन्होंने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को बढ़ावा दिया। नासिक गुफाओं का निर्माण सातवाहन के काल में हुआ था।
प्रमुख राजवंश की बात करें तो शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इंडो यूनानी, शक, पश्चिमी क्षत्रप, पार्थन, कुषाण वंश थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था और गौतमीपुत्र सतकर्णी को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। परीक्षा तत्व की बात करें तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग याद रखना है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुग और गौतमीपुत्र सतकर्णी को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। शुंगों ने वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया। सातवाहनों ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया और शिलालेखों में राज्य की स्थापना किया गया। कुषाण वंश की बात करें तो संस्थापक कृष्ण कर्कवीरस है। काल की बात करें तो लगभग 30 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व है। राजधानी पुण्यपुर यानी पैठानर है। प्रसिद्ध शासक में कृष्ण कर्क, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पर कुडफिशस होना चाहिए यानी भीम कड़विशस कौटिक, इसके अलावा वासुदेव हो जाएगा। कृष्ण परिजयों को प्रथम शासक थे जिन्होंने विस्तार साम्राज्य की स्थापना किया। रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण था। इसके अलावा इनके शासन में भारत का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। कनिष्क साम्राज्य में, सॉरी यहाँ पर कनिष्क होना चाहिए, कनिष्क साम्राज्य में इसके अपने चरम पर था। यानी यहाँ पर जो रेशम मार्ग पर कनिष्क ने शासन किया था, यहाँ पर कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। संस्थापक में कुजुल कड़फिशस होना चाहिए, ठीक है। प्रमुख शासक की बात करें तो कुजुल कड़फिशस होना जाएगा। कृष्ण साम्राज्य की स्थापना किया था। भीम कड़फिशस की बात करें तो स्वर्ण युग कहलाता और रोमन साम्राज्य के संबंध थे। कनिष्क की बात करें, इसका कार्यकाल 78 से 101 था, जो बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासन की शुरुआत किया था। इक्ष्वाकु की बात करें तो कला और संस्कृति का संरक्षण किया था और वासुदेव ने अंतिम महान शासक और साम्राज्य का प्रसार किया था। धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म का संरक्षण, महायान बौद्ध धर्म की बढ़ावा, हिंदू देवता शिव, स्कंद और विष्णु की भी पूजा, कला में संस्कृति में गांधार कला और मथुरा कला का विकास, सुंदर मूर्ति, सिक्के और स्तूप बनवाए गए थे। परीक्षा तत्व की बात करें तो कनिष्क संवत 78 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में। प्रमुख शासक कनिष्क, राजधानी पुण्यपुर था। कृष्ण शासकों ने भारत के विदेशों से जोड़ने का कार्य किया और ऐसा मार्ग के कारण व्यापार और संस्कृति का विकास हुआ। अब चलिए गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। तो संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। काल लगभग 320 से लेकर के 550 ईसा पूर्व हो जाएगा। राजधानी पाटलिपुत्र। यह वंश भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। प्रमुख शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 से लेकर के 335 ईसा पूर्व तक था। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, ये 375 से 415 ईसा पूर्व तक था। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईसा पूर्व तक था। स्कंदगुप्त 455 से 467 तक था। गुप्त साम्राज्य की विशेषता की बात करें तो राजनीतिक एकता और विस्तार स्थापित किया गया था। कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का उत्थान हुआ था। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ था। प्रशासनिक व्यवस्था सुसंगठित और संगठित था। व्यापार और कृषि का विकास हुआ था। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राजा जो है सर्वोच्च शासक होता था। मंत्री परिषद शासन में सहयोगी, प्रांत में भुक्ति मंडल, विषय और ग्राम थे। अधिकारी की बात करें तो ऊपरी के विषयपति और ग्रामीण थे। न्याय में धर्मशास्त्र के आधार पर होता था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि, व्यापार एवं शिल्प का विकास, स्वर्ण मुद्राएं में दिनार का उपयोग, भूमि कर, व्यापार कर, जल कर आदि थे। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत थे। धार्मिक स्थिति की बात करें, हिंदू धर्म को संरक्षण, विष्णु, शिव, सूर्य आदि की पूजा, बौद्ध एवं जैन धर्म को प्रचलित थे। समुद्रगुप्त का सिक्का यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय का और कुमारगुप्त का हो जाएगा। समुद्रगुप्त की बात करें तो भारतीय नेपोलियन से कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, कालिदास गुप्त कालीन भारत आया था। कालिदास जो है गुप्त कालीन प्रसिद्ध कवि भी थे। गुप्त कालीन भारत में शांति, समृद्धि और संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। इसी कारण से काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त कालीन संस्कृति एवं विज्ञान की बात करें तो कालिदास जो है
अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत की रचना किया है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना किया है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना, और अमर सिंह ने अमरकोश की रचना किए हैं। आर्यभट्ट की बात करें तो शून्य सिद्धांत और पाई का मान दिए हैं। वरामिहिर पंच सिद्धांत और बृहद संहिता का उल्लेख किए हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के नियम दिए हैं। भास्कराचार्य ने लीलावती की रचना की है और दशमलव पद्धति का विकास किए। चिकित्सा में चरक ने चरक संहिता लिखा है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, जिससे शल्य चिकित्सा कहा जाता है। नाड़ी, हड्डी जोड़ना और मोतियाबिंद का इलाज भी इसी से संबंधित है। कला एवं स्थापत्य की बात कर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, टाइगर का विष्णु मंदिर, सांची उदयगुरु गुफा और अजंता गुफा चित्रकला ये प्रारंभ हुआ था। विशेष उपलब्धि की बात करें तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत दिया था। शून्य की अवधारणा और बीजगणित का विकास हुआ था। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में उन्नति मिला था। संस्कृति साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य का विकास हुआ था। आर्यभट्ट की बात करें पृथ्वी घूर्णन का सिद्धांत दिए थे। वरामिहिर ने ज्योतिष के महान विद्वान थे। चरक चिकित्सा संबंधित है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक हैं। कालिदास संस्कृत के महान कवि हैं। गुप्त काल में भारत में विज्ञान, साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में विश्व को समृद्ध किया है। यह काल भारतीय संस्कृति को उत्कर्ष का प्रतीक है। अब चलिए प्राचीन भारत की कला, साहित्य एवं स्थापत्य को देख लेते हैं। कला की बात करें तो गांधार कला, जो यूनानी प्रभाव मानव आकृतियों यथा संबंधित है। मथुरा कला भारतीय शैली, लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। अजंता की चित्रकला, ये भित्ति चित्रों के उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। एलोरा की गुफा बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों की संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों का मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये गांधार कला हो जाएगा, ये मथुरा कला और अजंता की चित्रकला हो जाएगा। स्थापत्य की बात करें तो सांची स्तूप बौद्ध स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। बोध गया का महाबोधि मंदिर, कैलाश मंदिर जो एलोरा एकाश्म स्थापत्य है। कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रारंभिक रूप में पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ पर सांची स्तूप देख सकते हैं। कैलाश मंदिर जो एलोरा महाराष्ट्र में, महाबोधि मंदिर हो जाएगा। साहित्य की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाकाव्य में रामायण, महाभारत, पुराण में विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मसूत्र में बादरायण, पतंजलि भाष्य हो जाएगा। नाटक में शूद्रक भास, नीति शास्त्र चाणक्य नीति हो जाएगा। धर्मशास्त्र की मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति हो जाएगा। परीक्षा तत्व की बात करें तो सांची स्तूप अशोककालीन है। अजंता गुफा है भित्ति चित्रकला। गांधार कला यूनानी प्रभाव। मथुरा कला भारतीय शैली। कैलाश मंदिर एक आश्रम एक ही पत्थर से बना हुआ है। गुप्त काल में भारत में शांति, समृद्धि और संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। इसी कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो सभी फटाफट देख लेते हैं। सिंधु नदी की खोज डॉक्टर हेनरी हॉफिड ने किया है। हड़प्पा की खोज दयाराम शाह ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनारसी 1922 में। कनिष्क संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है विक्रमादित्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का धर्म परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। चार धाम प्रसिद्ध है आदि शंकराचार्य के रूप में। आयुर्वेद के जनक चरक और सुश्रुत है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में किया है। दशमलव पद्धति का विकास भारत में हुआ है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्य की याद रखने के ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मौर्य से चंद्र से मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक से अहिंसा, अशोक ने अहिंसा अपनाया। गुप्त से गुप्त काल का स्वर्ण युग काल कहता है। कनिष्क संवत 78 ईस्वी में। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आर्यभट्ट से आर्य प्लस भट्ट गणितज्ञ हो जाएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉपिक की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, नगर विशेषता और खोजकर्ता से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य में शासक, प्रशासन और शिलालेख से। अशोक से धर्मनीति, धर्मलेख और बौद्ध धर्म से। गुप्त साम्राज्य में शासक, उपलब्धि, संस्कृति से। और प्राचीन कला में स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान से।
तो जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे नोट्स के रूप में, माइंड मैप के रूप में, ये सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, या ये लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इन सभी का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा मिशन ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAWAN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC के, रेलवे के, बैंकिंग के, यानी इंडिया के टोटल 1000+ जीएम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाइए आप लोग परचेज कर लीजिएगा, और जितना भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन सभी का आप लोग सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और जिसमें आपको स्टडी नोट्स मिल जाएगा और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।